कि एपिसोड 338 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जीरूसी उन लोगों को पकड़ने के लिए जो गार्ड आता है उसके भागने के बाद वो एथ प्रिंस के पास जाती है। उसके मैंशन में जाने के बाद वो वहीं पर उसके ऊपर अटैक करती है और उसकी हालत बुरी करने के बाद वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद वो ज़ेंग एंग और बाकी सभी को इस बारे में बताती है कि उसने उसको एक ऐसी चोट दी है जो वो कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा। उस चोट को ठीक करने के लिए उसे अपनी बॉडी को रीइंकार्नेट करना होगा, यानी कि पहले उसे मरना पड़ेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिटिल कियांग मिंग के पास वापस आ जाता है और आकर सारी बात बताता है कैसे जीरूसी ने वहाँ पर जाकर उस एथ प्रिंस को अच्छा सबक सिखाया है। मिंग उसे कहता है जीरूसी वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एथ प्रिंस को इस बारे में जरा भी पता नहीं होगा। जीरूसी मेरी साइड पर है और मेरी वजह से जाकर उसने उसके ऊपर अटैक किया है। लिटिल कियांग उसे कहता है मास्टर जीरूसी ने मुझे यहाँ पर भेज दिया ताकि मैं आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकूँ, जबकि वो खुद वहीं पर है और बाकी सभी की रक्षा करेगी। मिंग कहता है जी तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास जीरूसी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ तक कि वो एल्डर्स प्रिंसेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग लिटिल कियांग से कहता है अब तो बस मुझे अपनी एग्जीक्यूशन का इंतजार करना है। सिर्फ 3 दिन के बाद मुझे सजाए मौत दी जाएगी और वो भी सभी लोगों के सामने। लिटिल कियांग उसे कहता है मास्टर क्या होगा आपके एग्जीक्यूशन वाले दिन अगर वहाँ पर गोल्डन गार्ड वाले अपने वादे को भूल जाते हैं और आपको बचाने के लिए नहीं आते तो फिर क्या होगा? अगर वो लोग वहाँ पर नहीं आते तो मैं अपने उस दूसरे अवतार को यहाँ पर बुला लूंगा और हाउटियान की आर्मी को लेकर यहाँ पर आऊंगा, इनके ऊपर अटैक करूंगा और आपको बचा लूंगा। मुझे यहाँ पर हाउटियान के बेस की लोकेशन को ही सभी को न बताना पड़ जाए, लेकिन आपको हर हाल में बचाया जाएगा। मिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, गोल्डन गार्ड वाले मेरे इस वादे को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरे बैंक की वैल्यू के बारे में पता है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा लालची हैं और सभी को बैंक चाहिए। गोल्डन गार्ड वालों को भी मेरा बैंक चाहिए और वो अपने वादे को पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद इनको बाहर ले जाया जाता है कोर्ट यार्ड में, जहाँ पर सामने बहुत सारी जनता खड़ी होती है और वहीं पर उन सभी के सामने मिंग का सर काटा जाएगा। वो सभी लोग भी हैरान होते हैं और कहते हैं किंगलॉन्ग डायनेस्टी के प्रिंस अपनी ही डायनेस्टी के दामाद का सर काटने वाले हैं। ये सीन तो देखने लायक होगा। मिंग को वहाँ पर उन्होंने बेड़ियों में जकड़ कर रखा होता है, जबकि उसके पास 39 प्रिंस खड़ा होता है। 39 प्रिंस उसे कहता है थोड़ी देर में ये बंदा तुम्हारा सर काट देगा, हमारे पास बचने का अभी भी एक मौका है। अगर तुम अपने बैंक के डिविडेंड्स को हमारे नाम पर कर देते हो मैं तुम्हें यहाँ से बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा, तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं पड़ेगा। जबकि मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो भतीजे, जबकि सेकंड प्रिंसेस तुम्हारी आंटी है तो उस रिश्ते से मैं तुम्हारा अंकल हुआ और तुम यहाँ पर अपने अंकल को बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो यहाँ पर अपने अंकल के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट पैक करके लेकर आना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अब बताओ उस गिफ्ट के बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दे दूँ। ये बात सुनने के बाद 39 प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को मेरा अंकल कहने की। फिर साथ ही वो एग्जीक्यूशनर से कहता है मैं चाहता हूँ कि इसकी 3 कैटीज तक इसकी स्किन को काट दो, इसकी गर्दन मत उड़ाना, सिर्फ थोड़ा छोटा सा काट लगाना। उसके बाद देखते हैं कि ये अपने बैंक को मेरे हवाले करता है या नहीं करता। तो वो जल्लाद जल्दी से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और मिंग के गले के ऊपर फेरने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लाइट चमकती है और लाइट चमकने के साथ ही गोल्डन गार्ड्स वालों की एंट्री होती है। गोल्डन गार्ड वाले यहाँ पर खुद नहीं आए, वहाँ पर लाइट के चमकने के साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा ओपन होता है और उस दरवाजे के ओपन होने के बाद उन्हें सामने गोल्डन गार्ड का स्लोगन दिखाया जाता है। वहाँ पर सामने एक बिल्डिंग होती है जहाँ से उन्हें आवाज आ रही होती है। गोल्डन गार्ड उन्हें कहता है जिस लड़के को यहाँ पर तुम लोग सजाए मौत देने जा रहे हो इसका नाम जीमिंग है और ये गोल्डन गार्ड आर्मी का एक हिस्सा है, इसलिए तुम इसको नहीं मार सकते। तुम तो क्या कोई भी इसको नहीं मार सकता। 39 प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उसके सामने झुक जाता और कहता है गोल्डन गार्ड प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे इस बारे में नहीं पता था। गोल्डन गार्ड उसे कहता है अब इस लड़के को अभी रिलीज करो। 39 प्रिंस बहुत सा घबराया हुआ होता है और कहता है इस लड़के की बैक स्पोर्ट तो गोल्डन गार्ड वाले कर रहे हैं, मुझे तो इस बारे में नहीं पता था कि इसने गोल्डन गार्ड आर्मी को ज्वाइन किया हुआ है। ऊपर से ये कोई गोल्डन गार्ड का आम सा कैप्टन नहीं है बल्कि ये गोल्डन गार्ड खुद है। अगर मेरी जगह पर मेरे फादर यानी कि एम्परर भी यहाँ पर होते तो वो भी गोल्डन गार्ड के सामने नहीं टिक पाते, भी गोल्डन गार्ड के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता। 39 प्रिंस अपने जल्लाद से कहता है ठीक है इस लड़के को जाने दो और वो जल्लाद अपनी तलवार को यूज करते हुए मिंग की बेड़ियों को तोड़ देता है। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है तो मेरे भतीजे अब बताओ कैसा रहा, अगली बार मुझसे मिलने के लिए आओ तो मेरे लिए गिफ्ट जरूर लेकर आना, फिर मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा। 39 प्रिंस उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है तो मिंग वहाँ से सीधा अपनी किंगलॉन्ग एकेडमी में वापस आ जाता है। उसके दोस्त उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। सबसे पहले तो जीरूसी होती है। जैसे वो उसके पास आती है मिंग जीरूसी से कहता है जीरूसी तुम्हें पता है कि अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि पूरी डायनेस्टी में ये खबर फैला दो कि मैं अपने बैंक को ऑक्शन करने वाला हूँ। जीरूसी उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स हैं, अपनी साउंड ट्रांसमिशन को यूज करते हुए पूरी डायनेस्टी में ये बात फैला देंगे। मिंग उनसे कहता है मेरी जान तो बच गई है, गोल्डन गार्ड ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मुझे फेंगजी की ज्यादा फिक्र हो रही है कि इन सारे प्रिंसेस की नजर में मेरी सबसे बड़ी बैक स्पोर्ट जो है वो सेकंड प्रिंसेस है यानी कि फेंगजी है। जबकि गोल्डन गार्ड ने मुझे यहाँ पर बचा लिया है तो मुझे लगता है कि वो मेरे बैंक को हटाने के लिए फेंगजी के ऊपर अटैक करेंगे। हो सकता है कि वो फेंगजी को वहाँ पर जंग में ज्यादा अरसे तक रोक
रोका रखें ताकि फेंगजी यहाँ पर वापस ना आ सके। जितनी ज्यादा देर तक वो जंग में फेंगजी को वहाँ पर रोका रखेंगे उतना ज्यादा उनके लिए काम आसान हो जाएगा मेरे बैंक को हथियाने का। मीरू से कहती है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। मिंग उनसे कहता है इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ, हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने बैंक को ऑक्शन करना होगा कि इस बैंक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बैंक से जेलस हैं। अगर मैंने अपने बैंक को ऑक्शन कर दिया, किसी को बेच दिया, तो उसके बाद मैं और फेंगजी दोनों ही सेफ हो जाएंगे। ज़ेंग एंग उसे कहता है लेकिन बॉस मुझे एक बात की समझ नहीं आई, फेंगजी एल्डर्स प्रिंसेस है लॉन्ग डायनेस्टी की और ऊपर से वो एक मार्शल आर्ट्स की गार्ड भी है। क्या सभी लोग वाकई में सिर्फ एक बैंक की वजह से एक मार्शल आर्ट्स की गार्ड और किंग लॉन्ग डायनेस्टी की सेकंड प्रिंसेस को ऑफेंड करना चाहेंगे। मिंग उसे कहता है ये सभी लोग उसको ऑफेंड कर सकते हैं कि इन सभी को अच्छी तरह से पता है कि बैंक की वैल्यू क्या है। बहुत ही जल्दी मेरा बैंक बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। यान को ये बात अच्छी तरह से पता है। यान जब मेरे बैंक को संभाला करती थी तब हमारा बैंक सिर्फ जिनचेंग सेक्टर में ही था। जिनचेंग सेक्टर की सपोर्ट से हमने सिर्फ 2 सिटीज के अंदर अपने बैंक को ओपन किया था और हमारी साल की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। अब जबकि हमारे पास बैक सपोर्ट है सेकंड प्रिंसेस की, किंग लॉन्ग डायनेस्टी में हम लोग अपने बैंक की ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारा बैंक पूरी की पूरी डायनेस्टी को कवर करेगा। हो सकता है कि जो भी इस बैंक को खरीदे वो इस बैंक को न सिर्फ किंग लॉन्ग डायनेस्टी बल्कि आसपास की डायनेस्टी में भी इसकी ब्रांचेस को ओपन करे। इससे हर तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। जितने लोग भी इस बैंक के पीछे हैं उन सभी को बैंक के फ्यूचर के बारे में अच्छी तरह से पता है। अगर इस बैंक को बड़ा कर दिया गया, इससे साल का जो प्रॉफिट होगा वो किसी भी डायनेस्टी की प्रॉफिट से बहुत ज्यादा होगा, जो कि कोई भी डायनेस्टी का एम्परर अपने लिए पूरी की पूरी आर्मी खड़ी कर सकता है उन सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए, या फिर अपना पूरा एक बड़ा पावर हाउस बना सकता है। ज़ेंग एंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारा बैंक तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। मीरू से कहती है तो इसका मतलब तो ये है कि फिर एम्परर भी तुम्हारे बैंक के पीछे होंगे। मिंग उसे कहता हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। फिलहाल के लिए एम्परर मेरे बैंक पर कब्जा नहीं करना चाहते क्योंकि मुझे पता है कि वो यहाँ पर मुझे खिला पिला कर मोटा कर रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि बैंक अभी थोड़ा सा और आगे बढ़े। बैंक काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा तो मुझे रास्ते से हटा देंगे और मेरे बैंक पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि एम्परर इस सब में शामिल हो, मुझे जल्दी से जल्दी अपने बैंक को किसी और को बेचना होगा, अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने होंगे, मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपका ये वाला आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है। इनविंसिबल स्वर्ड उसे कहती है हाँ मास्टर आप इस बैंक को बेच दें, वैसे भी दुनिया के पैसे में क्या रखा है, स्ट्रेंथ तो आपकी मार्शल आर्ट्स की स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज को यूज करें और हीवनली बॉडी को हासिल करें। तो नेक्स्ट सीन हमारे 8th प्रिंस के मेंशन का दिखाया जाता है। 8th प्रिंस अपने मेंशन में अपने बाकी के प्रिंस भाइयों को बुलाता है। 8th प्रिंस ने वहाँ पर 5th प्रिंस, 9th प्रिंस, 13th प्रिंस, 14th प्रिंस और साथ में 16 और 39th प्रिंस को बुलाया होता है। वो उनसे कहता है तुम सभी लोग मेरे बहुत ज्यादा वफादार हो, तुम सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैंने तुम सभी को यहाँ पर स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया है। प्रिंस नंबर 14 उसे कहता हाँ मुझे पता है कि तुम बैंक के ऊपर कब्जा करना चाहते हो, इसी वजह से तुमने अंकल को पकड़ा भी था लेकिन गोल्डन गार्ड ने उसको बचा लिया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जी हालत किसने कर दी, प्लस के अंदर तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, उतने गार्ड्स के होने के बावजूद भी कोई तुम्हारे ऊपर कैसे अटैक कर सकता है। प्रिंस उसे कहता है मुझे लगता है कि ये आंटी ने किया है, गोल्डन गार्ड वाली जी सब कुछ नहीं कर सकते और ना ही मिंग किसी को यहाँ पर भेज सकता है क्योंकि उसके पास कोई भी पावर हाउस नहीं है। उसने यहाँ पर किसी को मुझे डराने के लिए भेजा है, इसी वजह से उसने मेरे पर अटैक किया। 13 प्रिंस उसे कहता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, हम इस सब मसले को कैसे हैंडल करेंगे। एक तरफ हमें अपनी आंटी को हैंडल करना है और दूसरी तरफ से गोल्डन गार्ड वाले भी सब में शामिल हो चुके हैं और वो जीमिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोग दोबारा से जीमिंग को पकड़कर कैसे सजा दे सकते हैं। प्रिंस उसे कहता है गोल्डन गार्ड आर्मी के गार्ड ने कहा था हम लोग जीमिंग को मार नहीं सकते, लेकिन उसने उसको पकड़कर टॉर्चर करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसलिए हम लोग मिंग को दोबारा से बंदी बना लेंगे, उसे जेल में रखेंगे और अगले 3 महीने तक उसको टॉर्चर करते रहेंगे और मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर वो अपने बैंक के डिविडेंड्स हमारे नाम कर देगा। लेकिन यहाँ पर इसमें भी एक मसला है, हमें आंटी को वहीं पर रोका रखना होगा, हमें उस जंग को और ज्यादा बड़ा बनाना होगा ताकि आंटी वहीं पर रुके। 39 प्रिंस उसे कहता है लेकिन हम लोग आंटी को वहाँ पर ज्यादा दिनों तक रोक नहीं रख सकते, आंटी ने बैंक से बहुत सारे रिसोर्सेज उधार लिए हैं और बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स और एलीट सोल्जर्स को अपने साथ लेकर वहाँ पर गई है। ईस्ट चाइना की तरफ बहुत ही जल्दी वो अपनी जंग को खत्म करने के बाद वापस आ जाएगी, हम में से कोई भी उसका ओपोनेंट नहीं है। 14 प्रिंस उनसे कहता है ये तो बहुत ही आसान काम है, मैं तुम्हें यहाँ पर मशवरा देता हूँ, हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने साथ जितने भी मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को लेकर गई है या फिर एलीट सोल्जर्स को लेकर गई है उन सभी को मार देते हैं। सभी के मरने के बाद हम अपने कुछ सोल्जर्स को भेजेंगे और ईस्ट चाइना वालों की हेल्प करेंगे कि वो वहाँ पर आंटी के साथ फाइट कर सके। हम अपने लोगों को आंटी के साथ ही फाइट करने के लिए भेज देंगे, जब तक ईस्ट चाइना की फाइट खत्म नहीं होगी आंटी कभी भी वापस नहीं आएगी और वो वहीं पर फंसी रहेगी। प्रिंस उसका आइडिया सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है 14 ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जबकि हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, हम लोग बहुत ही जल्दी जिमिंग से उसका बैंक छीन लेंगे। उन सभी से कहता है चलो जल्दी से सभी लोग जाओ और जाकर इस सब की तैयारियां करना शुरू करो, हम लोग बहुत ही जल्दी अपने प्लान पर
पर काम करेंगे और यहीं पर हमारी एपिसोड 338 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 339 के साथ हाजिर हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जीमिंग अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। जीजुन यहाँ पर अपने वुजोंग स्टेटस को वाली पोजीशन के साथ चेंज करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसको यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। जीजुन वहाँ पर कहता है मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को थोड़ी देर के लिए स्टेबल कर लिया है, लेकिन ही वाली पोजीशन को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल के लिए तो मैं आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वो इनविंसिबल स्वर्ड और बीमिंग से कहता है अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। इनविंसिबल स्वर्ड उसे कहती है मास्टर मैं तो पहले भी आपसे ये बात कह चुकी हूँ, जहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है, आपको बहुत सारे ट्रेजर्स की जरूरत है हीवनली पोजीशन को हासिल करने के लिए। यहाँ पर आपको 3 स्पेशल ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको हार्ट ऑफ गॉड चाहिए, साथ में आपको रे ऑफ इमॉर्टल लाइट चाहिए और साथ ही आपको व्हील ऑफ प्रोविडेंस भी चाहिए। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर इनमें से कुछ चीजें तो आपको इमॉर्टल श्राइन से मिलेंगी। मिंग उनसे कहता है तुम्हें पता है कि मैं इमॉर्टल श्राइन में ऐसे नहीं जा सकता कि मैं इमॉर्टल श्राइन के साथ रिलेटेड नहीं हूँ, वो लोग मुझे वहाँ पर नहीं आने देंगे। और रही बात बाकी की चीजों की, वो सारी चीजें तो मैं अपने मैरिज टैले से ले सकता हूँ। मैरिज टैले को अपने ट्रेजर्स देकर उसके बदले में चीजें ली जा सकती हैं। मिंग अभी वहीं पर उन दोनों से बात कर रहा था। उसी वक्त उसके पास जो शंख होता है वो बचना शुरू हो जाता है। वो जल्दी से उसे बाहर निकालता और कहता है ये वाला शंख तो मुझे मेरी गार्ड मदर ने दिया था। उसी वक्त उसकी गार्ड मदर की उसके अंदर से आवाज आती है। वो उसे कहती है मेरे बच्चे कैसे हो तुम, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। मैंने सुना है कि वहाँ पर प्रिंसेस ने तुम्हें पकड़ लिया था और तुम्हें सजाए मौत देने वाले थे। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आने वाली थी तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन हमारी बॉस ने हमें रोक दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है वहाँ से निकलने का, इसलिए हम नहीं आए। मिंग उसे कहता है गॉड मदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गॉड मदर उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर मत निकलना, यहीं पर अपने रूम के अंदर ही रहना, क्योंकि हमें पता चला है कि बाहर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड हैं और बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के सेंट हैं जो एकेडमी के बाहर घूम फिर रहे हैं। वो सभी के सभी जहाँ पर तुम्हें पकड़ने या फिर तुम्हें मारने के लिए आए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ। उनमें से ज्यादातर तो तुम्हारे बैंक को हथियाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मिंग गॉड मदर की बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में वहाँ पर 12 से ज्यादा मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स हैं और बहुत सारे हंड्रेड्स के हिसाब से मार्शल आर्ट्स के सेंट्स हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कम है। मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे लिए तो बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को लेकर आना चाहिए था। मदर उसे कहती है मजाक करना बंद करो, यहाँ पर एरोगेंटली बिहेव करने की बजाय तुम्हें यहीं पर छुप कर बैठे रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेडमी से बाहर निकलो। अकेडमी के बाहर तुम्हारी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अकेडमी के अंदर तुम जहाँ पर सेफ हो, अकेडमी के अंदर कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। और साथ ही मदर अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को खत्म करके चली जाती है। मिंग कहता है सभी की हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मैं अपनी अकेडमी के अंदर छुप कर बैठा रहूं, लेकिन मैं यहाँ पर सारी जिंदगी छुप कर तो नहीं बैठ सकता। मिंग अपने पास से अपने टोकन को निकालता है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड का होता है। मिंग कहता है अगर ऐसी बात है मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकता तो मुझे अपनी वॉइड ह्यूमन रॉम के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मिंग उसे कहती है मास्टर अगर आप यहाँ पर अपने वर्चुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगी, और जैसे ही आप वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचेंगे वहाँ पर वो लोग आपको सेंस कर सकते हैं, मार्शल आर्ट्स के गार्ड आपको सेंस कर सकते हैं। मिंग उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि वो सभी लोग वहाँ पर आएंगे, अगर बाहर कोई मार्शल आर्ट्स का गार्ड भी है वो वहाँ पर जाने के बाद मेरी रॉम के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, वहाँ पर सभी की पावर लेवल सेम होती है। अगर उनका पावर लेवल मेरे सेम होगा तो फिर तो मैं एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड को भी मार सकता हूँ। मिंग अपने टोकन को यूज करते हुए वॉइड ह्यूमन रॉम वुजोंग प्लेन के अंदर चला जाता है। वहाँ का नजारा काफी ज्यादा अच्छा होता है। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो मैंने बहुत ही अच्छा फैसला किया यहाँ पर आने का। कियांग से कहता है मास्टर ये वाली प्लेस काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर पावर काफी ज्यादा है, यानी कि इस प्लेस की पावर इतनी ज्यादा है कि मेरी रॉम को भी सप्रेस कर दिया गया है। मैं एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड हूँ, लेकिन मेरी पावर लेवल भी कम हो गई है। मिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें उन सबसे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला ही उनके लिए काफी हूँ। मिंग अभी वहीं पर चलता हुआ जा रहा था कि उसी वक्त उसके सामने काफी सारे लोग आकर लैंडिंग करते हैं। सभी लोग यहाँ पर मिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मिंग उन सभी की तरफ देखता और हंसते हुए कहता है तुम सभी लोगों ने तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी कर दी, लगता है कि तुम सभी लोग पहले बैच से हो जो कि यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। उनमें से एक बंदा चिल्लाकर उसे कहता है जी मिंग अपनी बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर 8th प्रिंस की मदर के क्लैन से हैं, हम लोग काई क्लैन से यहाँ पर आए हैं। तुमने हमारी काई क्लैन के एल्डर की जान ली थी, हम लोग बदला लेने के लिए आए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर तुम अपने बैंक को 8th प्रिंस के हवाले कर देते हो
हो तो फिर हम तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। जबकि मिंग उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है, लगता है कि तुम सभी लोग बेवकूफ हो, नहीं पता कि हम लोग इस वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में है, तुम यहाँ पर मेरी जान नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर रियल बॉडी नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा एक कॉन्शियसनेस का क्लोन है। यहाँ पर मुझे मारने से मेरी बॉडी थोड़ी बहुत हर्ट होगी। तो सामने वाला बंदा अपने पास एक स्पेशल टेलिस्मन को निकालता और कहता है, क्या तुम इसको देख रहे हो, इसको सोल डिस्ट्रॉइंग टेलिस्मन कहा जाता है। अगर हमने इस टेलिस्मन को यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर यूज किया तो चाहे ये तुम्हारी रियल बॉडी ना भी हो, तो इस स्पेशल टेलिस्मन की मदद से जब हम तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे तो तुम्हारी रियल बॉडी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम रियल वर्ल्ड में भी मर जाओगे। मिंग उसे कहता है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे एक और अच्छी चीज दिखा दी। और यहीं पर खड़े खड़े मिंग अपने मैरिड मॉन्यूमेंट से कहता है, मैरिड मॉन्यूमेंट, मुझे इस तरह के पूरे सोल डिस्ट्रॉइंग टेलिस्मन्स चाहिए। हमारा मिंग वहीं पर खड़े खड़े अपने मैरिड मॉन्यूमेंट से पूरे 100 टेलिस्मन्स ले लेता है और अपने हाथ में पकड़कर उन सभी से कहता है, तो क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे, इस तरह के मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। में से काफी सारे लोग हैरान होते हैं और कहते हैं, इसके पास इतने सारे सोल डिस्ट्रॉइंग टेलिस्मन्स कहाँ से आ गए, लगता है ये लड़का पूरी तैयारी करके आया है। लेकिन साथ ही वो लोग कहते हैं, हमारे साथ यहाँ पर 2 मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स हैं, 2 मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स के होते हुए ये एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल का लड़का हमारे सामने क्या कर पाएगा। वो बंदा जिसने अपने पास टेलिस्मन निकाला था वो जल्दी से जाम करते हुए मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इन टेलिस्मन्स को यूज करते हुए हमारे सोल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। वो जैसे उसके करीब पहुंचता है, मिंग उसी वक्त अपनी इनविंसिबल स्वर्ड को रिलीज करता है। इनविंसिबल स्वर्ड क्योंकि एक स्पिरिट वेपन है, इसी वजह से इनविंसिबल स्वर्ड बड़ी स्पीड के साथ उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं और उसको तलवार दिखाई भी नहीं देती और वो बंदा बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है। बाकी के सभी लोग इस बात से बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं, आज यहाँ पर हुआ क्या। तो मिंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपने सोल डिस्ट्रॉइंग टेलिस्मन को उसकी बॉडी के ऊपर फेंक देता और कहता है, चलो चेक करते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। ऐसी उसकी कॉन्शियसनेस वहाँ से गायब होती है क्योंकि ये तो सिर्फ एक क्लोन था। उसके गायब होने के साथ ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि काई फैमिली के अंदर एक सीक्रेट रूम का दिखाया जाता है। उस सीक्रेट रूम के अंदर ये सभी लोग इनकी रियल बॉडीज होती हैं और काई फैमिली के कुछ एल्डर्स भी वहीं पर खड़े होते हैं। वहीं पर वो बंदे की रियल बॉडी को अभी मिंग ने वर्चुअल वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय किया है, उसकी रियल बॉडी यहाँ पर भी खाक बन जाती है। वो एल्डर्स ये देखकर बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। एल्डर जिया तो वॉइड ह्यूमन राम के अंदर गया था, फिर उसकी रियल बॉडी जो कि उसकी फिजिकल फॉर्म है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका मतलब तो यह है कि वर्चुअल वर्ल्ड में किसी ने उसको मार दिया है और साथ ही उसके ऊपर सोल डिस्ट्रॉइंग चार्म को भी यूज किया है कि रियल वर्ल्ड में उसकी फिजिकल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एल्डर जिया तो एक वॉरियर थे। यहीं पर हमारी एपिसोड 339 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 340 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जिमिंग वर्चुअल वॉइड राम के अंदर जाता है जहाँ पर काई फैमिली के कुछ एक्सपर्ट्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं कि 8 प्रिंस की मदर की फैमिली से हम। तो ये सभी लोग यहाँ पर हमारे जिमिंग को मारने के लिए आए हैं और साथ ही वो उसे कहते हैं, अगर तुम अपने बैंक को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन हमारा मिंग उनमें से एक वाले को मार देता है और साथ ही वो अपने पास से एक टेलिस्मन निकालता है जो कि उन्हीं ने इसको दिखाया था। टेलिस्मन के साथ रियल वर्ल्ड में भी उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। रियल वर्ल्ड में उनकी फैमिली के एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारे वॉरियर्स बैठे होते हैं जो कि वर्चुअल वॉइड राम में गए थे। इसी वहाँ पर उनका एक एक्सपर्ट मरता है। बाकी जो लोग वहाँ पर इन सभी को देख रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक वॉरियर इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। लेकिन वो तो वर्चुअल वॉइड राम में था। वर्चुअल वॉइड राम के अंदर मरने के बाद उसकी बॉडी यहाँ पर रियल में भी कैसे मार सकती है। तो यहीं पर काई फैमिली के एक मार्शल गार्ड भी खड़े होते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, किसकी हिम्मत हुई मेरी मार्शल गार्ड के यहाँ पर होते हुए मेरी फैमिली के लोगों की जान लेने की। और वहाँ पर वर्चुअल वॉइड राम में हो क्या रहा है। वहीं पर वो सामने की तरफ देखते हैं तो उनके काफी सारे और भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि वहीं पर मरते जा रहे होते हैं। सभी लोग चिल्लाते हुए वहीं पर हाक बन जाते हैं। क्या करते हुए वहाँ पर जितने लोग बैठे होते हैं वो सभी लोग मरना शुरू कर देते हैं। एक लड़का भागता हुआ पैट्रियार्च के पास आता है और कहता है, पैट्रियार्च अब हम लोग क्या करें, हमारे जितने भी मेंबर्स वर्चुअल वॉइड राम के अंदर गए हैं वो सभी लोग एक एक करके मरते जा रहे हैं। ना सिर्फ वो मर रहे हैं बल्कि वो रियल में भी मर रहे हैं। हालांकि वर्चुअल वॉइड राम में मरने से उनकी रियल बॉडी तो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। लगता है कि कोई वहाँ पर टेलिस्मन्स का इस्तेमाल कर रहा है। पैट्रियार्च भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि वहाँ पर मेरे लोगों को मार रहा है और साथ ही वो टेलिस्मन का यूज कर रहा है। नेक्स्ट सीन में वर्चुअल वॉइड राम का दिखाया जाता है। वर्चुअल वॉइड राम के अंदर मिंग तो अपनी जगह पर ही खड़ा होता है जबकि उसकी इनविंसिबल स्वर्ड वो बड़ी स्पीड के साथ उन सभी के ऊपर अटैक कर रही होती है कि उसके पास अपनी स्पिरिट है और वो अपनी सेंस रखती है। वो सभी की बॉडी के आर पार होती जाती है। वो है भी इनविंसिबल तो वो किसी को दिखाई भी नहीं देती। वो सभी लोग बहुत सा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें कुछ भी समझ क्यों नहीं आ
रही। आखिर किस किस्म की तलवार के साथ हमारे पर अटैक किया जा रहा है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देती और सेंस भी नहीं होती। तो मिंग उन सभी को मारता जाता है अपनी इनविजिबल स्वर्ड के साथ और साथ ही अपने हाथ की मदद से वहाँ पर तलिस्मन्स को फेंक रहा होता है उन सभी की बॉडीज के ऊपर। यहीं पर एक और वॉरियर होता है जो कि मार्शल गॉड लेवल पर होता है और वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए और मिंग से कहता है कि तुम मेरे इस पंच से कैसे बच पाते हो। हालांकि वो एक मार्शल आर्ट का गार्ड है लेकिन वर्चुअल वॉइड रॉम के अंदर जितनी पावर्स होती हैं वो सुप्रेस हो जाती हैं। इसी वजह से वो अपनी मार्शल गार्ड्स की फुल पावर को रिलीज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो हवा में जंप करता है और अपने एक स्पेशल मूव मायरेड वर्ल्ड फिस्ट को यूज करता है। उसका पंच पहाड़ की तरह बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है जबकि मिंग उसके नीचे ही खड़ा होता है। वो उसे कहता है चलो देखते हैं तुम मेरे इस पंच से कैसे बचते हो, मैं इसी पंच के साथ तुम्हारा कीमा बना दूंगा। मिंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कितनी स्ट्रेंथ काफी होगी मुझे नीचे दबाने के लिए। मिंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके बड़े से हाथ को ब्लॉक कर लेता है। मिंग उसे कहता है चलो कम से कम ये बात तो मानना पड़ेगी कि तुम्हारे पास स्काई फैमिली के बाकी मेंबर्स के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ काफी नहीं है। जबकि वो बंदा खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास इस वक्त 80 मिलियन कैटीज की पावर है। इसके अलावा मेरे पास जो मार्शल स्किल्स हैं वो मार्शल आर्ट्स गॉड लेवल पर हैं। ये लड़का तो सिर्फ एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का गुरु है, फिर भी मैं इसको यहाँ पर हरा नहीं पाया। तो मिंग यहाँ पर अपने पंच को रेडी करता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल पंच की पावर क्या होती है। और साथ ही उसने अपने हाथ के साथ तलिस्मन्स को भी लपेटा होता है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ अपने पंच की फोर्स को रिलीज करता है। उसके पंच की फोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती है वो उस मार्शल गार्ड की बॉडी के ऊपर जाकर टकराती है। तो मार्शल गार्ड सिर्फ एक ही पंच के साथ ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तो यहीं पर काई फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर जिंदा बचता है जो कि वहाँ पर दूर खड़ा देख रहा होता है। वो कहता है यहाँ की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा बुरी है, ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है। हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जो कि मार्शल आर्ट्स गॉड लेवल पर था वो भी इसको नहीं हरा पाया, सिर्फ एक ही पंच से मारा गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर पाऊंगा, मुझे जाना होगा। वो जल्दी से अपने बैच को यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। ऐसे वो वहाँ पर रीअपियर होता है तो वहाँ पर सामने देखता है कि उसके बाकी के जितने भी मेंबर्स वहाँ पर उसके साथ गए थे उन सभी की बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो सभी लोग मर जाते हैं। ये बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। जैसे ये पीछे की तरफ बढ़ता है तो पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं, उसको कॉलर से पकड़कर उठा लेते हैं और कहते हैं तो जल्दी से बको, वहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड में क्या हुआ, तुम अकेले वहाँ से जिंदा वापस कैसे आए और बाकी के सभी लोग कैसे मारे गए। तो वो बंदा उनको बताता है पैट्रियार्च वहाँ पर जीमिंग था, जीमिंग के साथ हमारी फाइट हुई और हमारे साथ जो मार्शल आर्ट्स के 2 गार्ड गए थे, इसके अलावा बाकी के जितने भी लोग थे वो सभी लोग जीमिंग के हाथों मारे गए। अगर मैं वहाँ पर अपने एस्केप टैलिस्मन को यूज करते हुए बाहर नहीं आता तो मैं भी जीमिंग के हाथों से मारा गया होता। पैट्रियार्च चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, हमारे साथ जितने भी लोग थे वो सभी लोग मार्शल आर्ट्स सेंट लेवल पर थे और उसके साथ तुम्हारे पास 2 मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स भी थे, भी तुम लोग सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के गुरु को नहीं मार पाए। मैंने जहाँ पर तुम्हारी बात को गलत सुना है या फिर तुम बेवकूफ हो जो जहाँ पर झूठ बोल रहे हो। वो बंदा अभी से तक घबरा जाता है और उसे कहता है पैट्रियार्च मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो एक इंसान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है कि वो तो डीमन से भी ज्यादा पावरफुल है। उसने वहाँ पर किसी किस्म की इनविजिबल स्वर्ड को यूज किया था, वो एक ऐसी स्वर्ड थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, स्पिरिट वेपन होगा जिसकी मदद से उसने वहाँ पर इतनी तेजी के साथ सभी को मार डाला और किसी को पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर वू ने भी उसके साथ फाइट करने की कोशिश की लेकिन उस लड़के ने सिर्फ एक ही पंच के साथ उसको मार डाला। पैट्रियार्च भी बहुत सा घबरा जाता है और कहता है क्या वाकई में उसने सिर्फ एक ही पंच में उसको मार डाला। हमारे ग्रेट एम्परर वो भी अपनी इस उम्र में एक पंच के साथ किसी मार्शल आर्ट्स के गार्ड को नहीं मार सकते थे। लगता है कि ये लड़का वाकई में कुछ ज्यादा ही अजीब है। नेक्स्ट सीन फिर से वर्चुअल वॉइड रॉम का दिखाया जाता है। वर्ड मिंग से कहती है मास्टर तो अगर आपको मेरी तारीफ करनी है तो आप कर सकती हैं, देखा मैंने यहाँ पर कितने सारे लोगों को आसानी से मार दिया और किसी को पता भी नहीं चला, सिर्फ एक यहाँ से बचकर भाग गया जबकि बाकी सभी को मैंने मार दिया है। मिंग उसे कहता है हाँ ये बात तो ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर अभी तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि हमें अभी और बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर और भी ज्यादा बैच आने वाला होगा मुझे मारने के लिए। मिंग अभी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त सामने 4 वॉरियर्स की एंट्री होती है। तो इन 4 वॉरियर्स में से 3 हमारे स्वर्डपूल होली लैंड से हैं और एक हायर शनहाई से है। तीनों को आप लोग पहले से जानते हैं, एक हमारा जूडू हांग है, एक लड़की जिसका नाम ली प्याओ प्याओ है और ये एक ब्लैक ड्रेस वाला जिसका नाम गोंग जैंग है। इसके साथ मिंग ने शादी वाले दिन फाइट की थी बर्थडे पार्टी के दौरान। मिंग उन सभी को देखकर हैरान होता है और कहता है तुम तीनों तो स्वर्डपूल होली लैंड से हो और तुम तीनों को तो मैं पहले ही हरा चुका हूँ, फिर तुम तीनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। गोंग जैंग उसे कहता है पुरानी बातों को भूल जाओ, फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पर तुम्हारा बैंक लेने के लिए आए हैं। अगर तुम अपना बैंक हमारे स्वर्डपूल होली लैंड के हवाले कर दोगे फिर तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ा जाएगा वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, इसलिए जल्दी से चूज करो। जिमिंग ली प्याओ प्याओ से कहता है प्याओ प्याओ तो क्या तुम भी यहाँ पर इन सभी के साथ मिलकर मुझे मारने के लिए आई हो। तो प्याओ प्याओ उसकी बात सुनने के बाद के साथ जो चौथा मेंबर होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए मिंग से कहती है ये मिंग जल्दी से जल्दी अपना बैंक हमारे हवाले कर दो वरना हमारे साथ जो मास्टर आए हुए हैं ओरिजिनल शनहाई से यहाँ पर आए हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हें मार डालेंगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है
लगता है कि ली प्याओ प्याओ ये मुझे यहाँ पर इस सामने वाले मास्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रही है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ये बंदा वाकई में ओरिजिनल शंघाई से आया है कि 4 बड़ी सेक्रेट लैंड्स में से एक है, तो इसका मतलब इसके साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ये बंदा यहाँ पर स्वर्लपूल होली लैंड वालों के साथ क्या कर रहा है? इन सारी होली लैंड्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 340 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवाइज सीकर की एपिसोड 341 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अभी विर्चुअल वॉइड रॉम के अंदर ही होता है कि वहाँ पर उसके पास स्वर्लपूल होली लैंड से 3 लोग और उनके साथ ओरिजिनल शंघाई से एक मैसेंजर आता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स का गार्ड है। ये प्याओ प्याओ मिंग से कहती है ये यहाँ पर एक मास्टर है जो कि हमारे साथ ओरिजिनल शंघाई से आया है और ये तुम्हारे साथ बात करने के लिए आया है, इसलिए तुम्हें हमारे सामने सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मिंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ओरिजिनल शंघाई से एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। एपिसोड की शुरुआत में मिंग उनसे कहता है चलो ये बात ठीक है कि तुम ओरिजिनल शंघाई से यहाँ पर आए हो और मेरा बैंक लेना चाहते हो, लेकिन मेरा बैंक बिकाऊ नहीं है और मैं इस तरह तुम्हें बैंक नहीं दे सकता, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है तो टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से आओ और मेरा मुकाबला करो। जबकि वो मास्टर आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है तुम्हें ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग इस मसले को बात करके भी सुलझा सकते हैं। मेरे टीचर ने मुझे स्पेशली यहाँ पर भेजा है और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ बात करना और किसी को मारना मत, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। मेरा नाम बाइजुन है, मैं बाइजुन अपने टीचर के ऑर्डर पर यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक कंपटीशन करूंगा, अगर इस कंपटीशन में मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें अपने बैंक के 10% शेयर मुझे देना पड़ेंगे और साथ ही तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा कि हम लोग बैंक को कैसे अच्छे से चला सकते हैं। मिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि तुम ओरिजिनल शंघाई से यहाँ पर आए हो और तुम्हारे मास्टर जो कि एक ओरिजिनल मार्शल आर्ट्स के गार्ड हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, उन्हें भी मेरे बैंक में इंटरेस्ट है, फिर उन्हें मेरे छोटे से बैंक में इतने इंटरेस्ट क्यों है? बाइजुन उसे कहता है शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हारे बैंक को न सिर्फ इस दुनिया में यानी कि हमारे टियानजान में बल्कि बाकी की सारी लैंड के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। यहाँ तक कि मेरे मास्टर तुम्हारे बैंक की बहुत बार तारीफ कर चुके हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा बैंक और इसको चलाने का तरीका बहुत ज्यादा शानदार है और तुम्हारा बैंक, हम इस बैंक को दूसरी दुनियाओं में जाकर ओपन करेंगे और तुम्हारे तरीके के मुताबिक इसको चलाएंगे तो हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मिंग उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें यहाँ पर कम्पीट करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों वैसे भी यहाँ पर कोऑपरेट कर सकते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने 10% शेयर दे सकता हूँ और साथ ही तुम्हारी मदद से मैं दूसरी दुनियाओं में अपने बैंक ओपन कर सकता हूँ, हम लोग पार्टनर बन सकते हैं। मिंग सोच रहा होता है अगर इसका मास्टर मुझे अपना साथ दे दे, ओरिजिनल शंघाई मेरे साथ मिल जाए 4 बड़ी डिवाइन सेक्रेट लैंड्स में से, मैं दूसरी दुनियाओं के अंदर भी अपने बैंक को फैला सकता हूँ, इससे हम लोग बहुत ज्यादा पैसा हासिल कर सकते हैं। बाइजुन उसे कहता है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मेरे मास्टर ने कहा था कि बिना कंपटीशन के मैं तुम्हारे से 10% शेयर्स नहीं ले सकता, क्योंकि मास्टर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे पास काज एंड इफेक्ट की पावर है। अगर हम लोग तुम्हारे साथ इस तरह की कोई डील करेंगे तो हम लोग तुम्हारे कारमा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा कारमा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग तुम्हारे कारमा में शामिल नहीं होना चाहते। मिंग उसे कहता है तुम्हारे मास्टर ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन अगर हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे और अगर तुम फाइट को जीत भी जाते हो तब भी तुम्हारा मेरे साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो बन जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर भी मेरे साथ ही आगे बढ़ेगा। बाइजुन उसे कहता है मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी ऑफर है, तुम इस वक्त मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पर हो और मेरा लेवल भी यहाँ पर आने के बाद मार्शल आर्ट्स गुरु स्टेज तक सप्रेस हो चुका है। मैं यहाँ पर कंपटीशन को हार जाता हूँ तो मेरे मास्टर ने कहा था कि इसके बदले में हम तुम्हें वो रास्ता बताएंगे जिस पर चलते हुए तुम बहुत ही जल्दी एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड बन सकते हो। इस तरह हमें से जो भी जीतेगा हारेगा उसका एक दूसरे के साथ काज एंड इफेक्ट नहीं होगा और दोनों को इससे फायदा होने वाला है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि आपको इसके साथ कम्पीट करना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता जिसके ऊपर चलकर आप मार्शल आर्ट्स के गार्ड बन सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मैंने सुना है कि जो भी उस रास्ते पर चलता है मार्शल आर्ट्स गार्ड बनने के लिए एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो एंड पर एक डिवाइन गार्ड बन सकता है। आपके पास ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जल्दी आप एक ट्रू गार्ड बन सकते हैं। इनविंसिबल स्वर्ड भी बहुत ज्यादा खुश होती है और मिंग से कहती है मास्टर ये अपॉर्चुनिटी वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। गार्ड बनने के लिए जो रास्ता है वो हर 10,000 साल बाद एक बार ओपन होता है और इस बार वो रास्ता ओपन हो रहा है, लेकिन आपको उसकी लोकेशन नहीं पता। शंघाई के गार्ड आपको वो रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो फिर से 10,000 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही आपको वो रास्ता मिल जाएगा और जब आप गार्ड बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आप एंशिएंट गार्ड्स की पावर तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि जब तक आप उस रास्ते के एंड तक पहुंचेंगे इस दुनिया के मेन गार्ड भी बन सकते हैं। मिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है इनविंसिबल स्वर्ड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, ये रोड क्या चीज है जिसके ऊपर चलकर मैं गार्ड बन सकता हूँ और मेन गार्ड से तुम्हारा क्या मतलब है? दुनिया का मेन गार्ड बना जा सकता
सकता है, क्या ये भी कोई राम है या फिर कोई पावर है। इनविंसिबल स्वर्ड उसे कहती है, मास्टर मुझे भी इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में नहीं पता, मुझे बस इतना पता है इस ज़ूजुआन कॉन्टिनेंट के गिरने से पहले गार्ड बनने के लिए एक रास्ता मौजूद था और उस रास्ते के ऊपर जो भी चलता वो मार्शल आर्ट्स का गार्ड या फिर एक डिवाइन गार्ड बन सकता था। पता नहीं ये सब कुछ कहाँ से अपीयर हुआ, किसने इस रोड को बनाया, लेकिन जिस भी बंदे ने पहले उस रोड के ऊपर अपना कदम रखा और एंड तक पहुंचा वो एक गार्ड बन गया। लेकिन उसके बाद से इतना पता है कि वो रोड अपीयर होता है और 10,000 साल के बाद अपीयर होता है, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है। उस रास्ते पर चलता है वो एक रियल गार्ड बन सकता है। तो मिंग इनविंसिबल स्वर्ड की सारी बातें सुनने के बाद कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। वो बाजुन से कहता है हमारी डील हुई, चलो यहाँ पर फाइट करते हैं। बाजुन भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो हम दोनों अब यहाँ पर अपने कंपटीशन को स्टार्ट करने वाले हैं। गोंगशेंग बाजुन की तरफ देखता है और कहता है ये यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा है, ये ओरिजिनल शेनहाई की ओरिजिनल डिवाइन स्किल है। ये यहाँ पर अपना मूव चलेगा उसी वक्त ये अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को शो करवाएगा और मिंग के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करेगा। हालांकि इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर सप्रेस कर दी गई है। बाजुन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है अपनी ओरिजिन पावर के साथ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कम्पीट कर सकता हूँ। मिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। सामने से अपना पंच उसके साथ टकराता है तो मिंग भी अपना पंच उसके साथ टकराता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी सर्च निकलती है, नीचे का सारा ग्राउंड टूट जाता है। टूडूहांग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस लड़के से मैंने कुछ साल पहले ही कम्पीट किया था, तब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब जरा देखो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। गोंगशेंग भी कहता है ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। आइए जहाँ पर हम स्ट्रेंथ की बात करें या फिर स्किल्स की बात करें, ये लड़का मुझसे हर लिहाज में ज्यादा बेहतर और एक जीनियस है। मिंग और बाजुन दोनों ही वहाँ पर अपने पंचेस को टकरा रहे होते हैं और नीचे का ग्राउंड टूटता जा रहा होता है क्योंकि उन दोनों की एनर्जी से वहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स निकल रही होती है। मिंग कहता है बाजुन वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि मुझे भी इसके साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए फाइट करना पड़ेगी क्योंकि अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करूंगा तो मैं इससे हार सकता हूँ। बाजुन भी फाइट करते हुए जीमिंग से कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मेरे पास एक और स्पेशल पावर है। यहाँ पर इस दुनिया में जितनी भी पावर्स हैं, चाहे वो ग्राउंड से आ रही हो या फिर किसी और जगह से आ रही हो, वो सारी की सारी मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी और मेरी पावर को इंक्रीज कर देगी। ग्राउंड के अंदर से जितनी पावर आ रही है वो सारी भी मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो, मेरे जितने अच्छे हो। मिंग उसे कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा स्ट्रेंथ है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एब्सोल्यूट पावर क्या होती है। तुम्हें काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करने वाला हूँ। और मिंग अपने पंच के अंदर अपनी फुल पावर को रिलीज करने के बाद उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जबकि बाजुन आगे से हंसते हुए से कहता है तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में तुम्हें इस बात का पछतावा होने वाला है। मिंग जैसे ही उसे पंच मारता है जो जल्दी से अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वहाँ पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं निकलता क्योंकि बाजुन ने उसे कहा था कि वो एनर्जी को सोख सकता है। तो यहाँ पर ना सिर्फ ग्राउंड की एनर्जी को सोख रहा है बल्कि मिंग की एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही वो अपनी एनर्जी को डबल करने के बाद मिंग से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पर सारी की सारी मैजिक पावर को सोख सकता हूँ और अपनी पावर बना सकता हूँ, इसमें तुम्हारी पावर भी शामिल है, तुम चाहे जितनी स्ट्रेंथ के साथ मेरे ऊपर पंच क्यों ना मार लो। तो वो मिंग की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो मिंग तो पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड के टूटने से जबरदस्त शॉक वेव्स निकलती हैं। ज़ूडूहांग और ली प्याओ प्याओ दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं ये दोनों इस वक्त अपनी मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर हैं, लेकिन इसके पंच के अंदर एक मार्शल आर्ट्स के गॉड से भी ज्यादा की पावर है। ओरिजिनल शेनहाई का ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि यीमिंग इस मैच को हारने वाला है। ली प्याओ प्याओ सामने की तरफ देखकर कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि यीमिंग तो उसके पंच से जरा भी हिला भी नहीं है। जुन भी जब सामने की तरफ देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यीमिंग यहाँ पर बुद्धा की इनविंसिबल शील्ड को यूज कर रहा होता है, क्योंकि बुद्धा की इनविंसिबल शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 341 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 342 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा यीमिंग एक लड़के के साथ फाइट कर रहा होता है जो कि ओरिजिनल शेनहाई से है और ओरिजिनली वो एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड है, लेकिन इस वर्चुअल वॉइड रॉम के अंदर आने के बाद उसकी पावर्स भी मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल तक सीमित हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो दोनों वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। तो उस लड़के की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो मिंग की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें डबल करके वापस मिंग के ऊपर रिलीज कर सकता है। तो जब वो उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर वापस अटैक करता है, मिंग अपने पास से बुद्धा की इनमूवेबल सील को यूज करता है, वो उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर तो ओरिजिनल शेनहाई का वो लड़का इसका नाम बाजुन होता है, वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी होता है और उसे कहता है तो तुम यहाँ पर बुद्धा की इमूवेबल सील को यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास तो बुद्धिज्म और टाओइज्म की भी टेक्निक्स है, लगता है कि तुमने इनकी हेरिटेज की पावर्स को भी हासिल किया है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हारे पास भी बुद्धिज्म की पावर्स है। बाजुन उसे
कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास भी है। चलो ठीक है, फिर हम लोग बुद्धिज्म और टाओइज्म की पावर्स को ही यूज करते हैं और वो भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो उसके पास से भी एक बड़ा सा डीमन निकल आता है। ये बुद्धा तो किसी भी एंगल से नहीं लगता। बाजुन से कहता है चलो हम लोग अपने बुद्धिज्म के सीक्रेट्स को यूज करते हुए आपस में फाइट करते हैं। तो बाजुन का एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा डीमन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर मिंग के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा मिंग भी सामने से अपने बुद्धा के सेकंड मूव को यूज करता है। क्योंकि उसने 6 मुद्राओं को सीखा हुआ है, इसीलिए वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और उसकी फर्स्ट मुद्रा को रिलीज करता है और उसकी पाम के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, बाजुन का एनर्जी का बना हुआ जो बड़ा सा डीमन होता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाजुन के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जैसे वो पीछे की तरफ गिरता है, मिंग हमारा बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उससे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। मिंग उसकी चेस्ट के ऊपर बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है। वो इतने सारे पंचेस मारता है कि बाजुन नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन अभी भी मिंग उसके ऊपर पंचेस मार रहा होता है। बाजुन चिल्लाकर उसे कहता है ठीक है मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, मैं अपनी हार मानता हूँ, अब मुझे और ज्यादा फाइट नहीं करनी। तो मिंग उसे वहीं पर छोड़ देता है। फिर उसे कहता है चलो जल्दी से मुझे बताओ कि मैं कैसे गॉड बनने के रास्ते पर जा सकता हूँ। उसके लिए कोई स्पेशल टोकन है या फिर कोई और चीज है कि हम दोनों में एक डील हुई थी और हमारी डील अब पूरी हो चुकी है, तुमने हार मान ली है। बाजुन भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर बुद्धिज्म और टाओइज्म के टेक्निक्स को यूज नहीं करते तो तुम्हारी पावर्स तुम्हारे ऊपर ही बैकलैश हो जाती है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अगर हम दोनों किसी ओरिजिनल दुनिया में फाइट कर रहे होते तो वहाँ पर तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड हूँ जबकि तुम एक सिर्फ छोटे से मार्शल आर्ट्स के गुरु हो। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब मैंने तुमसे शर्त लगाई थी और मैं हार चुका हूँ, तो हारने का नतीजा यही है कि अब मुझे तुम्हें वो टोकन देना होगा। अपने पास से वो टोकन निकालता है और मिंग को देते हुए कहता है ये लो, इस टोकन को अपने पास रखो। इस टोकन की मदद से तुम उस रास्ते पर जा सकते हो जहाँ से तुम मार्शल आर्ट्स के गार्ड बन सकते हो। तो मिंग बाजुन के हाथ से वो टोकन लेने के बाद पर्पल होली लैंड के उन तीनों वॉरियर्स से कहता है तो क्या अब तुम तीनों भी मुझसे फाइट करना चाहते हो या नहीं। वो तीनों जल्दी से बाजुन को उठा लेते हैं और कहते हैं नहीं, तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, अगली बार जब हम तुम्हें देखेंगे हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो सारे उसे गालियां देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। स्पेशली ली प्या प्या वो गुस्से के साथ उसे कहती है घटिया इंसान कहीं के, इस टाइम तुमने मुझे नहाते हुए देखा था, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। वो बात मैं अभी तक नहीं भूली, अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और साथ ही वो भी चली जाती है। जबकि मिंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे यहाँ पर एक टोकन मिल गया है। कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है और तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। कभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसके सामने बहुत सारे और नए मास्टर्स आ जाते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर मिंग को मारने के लिए आए हैं। वो सभी वहाँ पर अपीयर होते ही एक ही बात करते हैं, अपना बैंक हमारे हवाले कर दो। हालांकि उनमें से काफी सारे लो लेवल के वॉरियर्स भी होते हैं, लेकिन वो सभी लोग एक ही बात कर रहे होते हैं, अपना बैंक हमारे हवाले कर दो। जबकि मिंग उन सभी को वहाँ पर देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे मास्टर्स चले आए हैं, लगता है ये सारे मुझसे अकेले से फाइट करने के लिए आए हैं और इन सभी को मेरा बैंक चाहिए। मिंग साथ ही अपने मैरिट मॉन्यूमेंट से कहता है मैरिट मॉन्यूमेंट, मुझे पूरे 1000 सोल स्लेयर तलिस्मन्स चाहिए ताकि मैं इन सभी की सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकूं। इन सभी को क्या लगता है कि यहाँ पर विजुअल वॉइड रॉम में आकर मुझे मार सकते हैं, तो उसका मैरिट मॉन्यूमेंट उसे बहुत सारे सोल तलिस्मन देता है। वो उन सारे के सारे सोल तलिस्मन्स को लेने के बाद अपने मैरिट मॉन्यूमेंट से कहता है मैं चाहता हूँ इन सारे सोल स्लेइंग तलिस्मन्स को मेरी बॉडी यानी मेरे ब्लड के साथ मिक्स कर दिया जाए। अभी मैं किसी को पंच मारूं तो सोल तलिस्मन साथ ही एक्टिवेट हो जाए। उसका मैरिट मॉन्यूमेंट ऐसा भी कर देता है और मिंग की बॉडी के साथ उन सारे तलिस्मन्स को एक्टिवेट कर देता है। वो उसके सब बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि अब मिंग को उनके ऊपर तलिस्मन्स को एक्स्ट्रा से फेंकना नहीं पड़ेगा, बल्कि जिसको भी वो मारेगा वो वहीं पर मर जाएगा। वो सारे देखने वाले मास्टर्स भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है, जिसने इतने सारे सोल स्लेइंग तलिस्मन्स क्यों मंगवाए हैं, लगता है कि ये हम सभी को मार सकता है, ये तो पागल है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का गुरु है, इसे क्या लगता है कि ये इतने सारे मास्टर्स का मुकाबला कर पाएगा। जबकि मिंग उन सभी से कहता है तो तुम सभी को ऐसा लगता है कि मैं तुम सभी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो देख है आज तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो वो सभी लोग जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग एक साथ ही मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मिंग अपनी इनविंसिबल स्वर्ड को रिलीज करता है। इनविंसिबल स्वर्ड बड़ी स्पीड से बाहर निकलती है और उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ गुजर जाती है। जबकि उन सभी को इस बारे में जरा भी समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है। वो सभी लोग कह रहे होते हैं ये कौन सी चीज है जो हमारे ऊपर अटैक कर रही है और वो भी इतनी स्पीड के साथ, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो सभी लोग एक एक करके मरते जा रहे होते हैं और जैसे जैसे वो मरते जा रहे होते हैं उसी के साथ ही सोल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ पावरफुल मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स भी होते हैं जो कि अपने स्पेशल मूव को यूज करते हैं। एक अपने इन्फिनिट थंडर मूव को यूज करता है, दूसरा 1000 इवल पाम्स को यूज
यूज करता है और तीसरा बर्निंग ह्यूमन कुंफू यूज कर रहा होता है। जबकि हमारा मिंग उनके सामने खड़े होकर स्पेशल पंच को यूज करता है जिसका नाम एब्सोल्यूट पावर ब्रेकिंग ऑल लॉज विद वन फोर्स होता है। मिंग अपने पंच को सामने की तरफ मारता है जिससे जबरदस्त फोर्स निकलती है और उसी फोर्स के साथ उसके सामने जितने भी मास्टर्स होते हैं वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ तक कि नीचे के ग्राउंड को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड 342 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवाइज सीकर के एपिसोड 343 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था मिंग सामने की तरफ अपने पंच को करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो नीचे के ग्राउंड को भी उड़ा देता है, जबकि उसके सामने जितने लोग होते हैं वो सारे मर जाते हैं। अभी भी वहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं और ये सारे के सारे मिंग को मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट पीछे की तरफ डर कर हट जाते हैं और कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास तो एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का गुरु है, इसके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। तो मिंग अपने पास से अपनी यांटियान आयरन की तलवार को भी निकाल लेता है और साथ ही वो यांटियान व्हाइट एम्परर और ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर रहा होता है। मिंग अपनी एम्परर टेक्निक्स को यूज करते हुए वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाता है तो वहाँ पर जबरदस्त स्ट्राइक्स लगती है, जिसके ऊपर भी वो अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करता है। वो मार्शल आर्टिस्ट वहीं पर मर जाता है। तो जैसे वहाँ पर वो कुछ एल्डर्स को मारता है तो बाकी के सभी लोग गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के एल्डर्स को मारने की। और सभी लोग उसके करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन मिंग फिर भी अपनी व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी के ऊपर भी अटैक करता है। वो उन सभी को अपनी तलवार के साथ सिर्फ एक ही हिट लगाता है और वो सभी लोग मरते जाते हैं। इन सभी को पता है कि ये सभी लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपके पीछे बहुत सारे हिडन वेपन्स हैं, सारे मास्टर्स अपने हिडन वेपन्स को यूज करते हुए आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो मिंग उसे कहता है ठीक है मुझे पता है मेरे पीछे हिडन वेपन्स है। वो वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इसी दुनिया से हासिल हुई उसकी गॉड की पावर्स को, वो फ्लेम गॉड की पावर्स को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है और वो जल्दी से फायर गॉड बन जाता है। और जैसे वो वहाँ पर अपनी फायर पावर्स को रिलीज करता है तो उसके आसपास जितने भी हिडन वेपन्स होते हैं वो सभी के सभी वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। फायर गॉड बनने के बाद उसका साइज पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी भी होते हैं जो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है, हमने कभी पहले इस तरह की चीज नहीं देखी, लगता है ये वाली पावर जैसे किसी दूसरी दुनिया से मिली है और ये तो किसी गॉड की पावर्स लगती है। उनमें से एक बूढ़ा मास्टर उनसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है किसके पास फ्लेम गार्ड की पावर्स हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर विजुअल वाइड ड्रॉम में है जहाँ पर इन सभी की पावर लेवल सेम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर पावर सप्रेशन है। जबकि मिंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है। मिंग कहता है चाहे मैं यहाँ पर फ्लेम गार्ड की पावर्स को ही यूज कर रहा हूँ फिर भी यहाँ पर मेरी पावर लेवल मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल तक ही सीमित हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर फायर गार्ड की वजह से मैं अपनी फायर पावर को तो यूज कर ही सकता हूँ। तो मिंग वहीं पर अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उन सभी के ऊपर फायर बॉल्स को गिराता है और जिसके ऊपर भी फायर बॉल्स गिरते हैं वो वहीं पर जल जाता है। इनविंसिबल स्वर्ड भी बाहर निकलती है और उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के ऊपर हिडन वेपन्स के साथ अटैक करने की। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हिडन वेपन के साथ कैसे अटैक होता है। और वो उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजरती जाती है। इनविंसिबल स्वर्ड भी वहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट को मार देती है, जबकि यहीं पर किंग लॉन्ग डायनेस्टी के सोल्जर्स भी होते हैं जो कि अपनी बैटल फॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं और अपनी बैटल फॉर्मेशन को यूज करते हुए एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेते हैं और वो एनर्जी का बना हुआ ब्लू ड्रैगन मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मिंग का फायर गार्ड वहीं पर नीचे खड़ा होता है। ड्रैगन मिंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। मिंग उसे कहता है तो ये सभी लोग यहाँ पर अपनी बैटल फॉर्मेशन को यूज करते हुए एक एनर्जी का ड्रैगन बनाकर मेरे पर अटैक करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये इस तरह के एक ड्रैगन के साथ मुझे हरा सकते हैं। तो मिंग इस बार उस ड्रैगन के ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। मिंग उस ड्रैगन को बहुत सारे पंचेस मारता है और उसके पंचेस बहुत सा पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि पंचेस मारते मारते वो उस ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस ड्रैगन के वहाँ पर डिस्ट्रॉय होते ही जितने सोल्जर्स ने मिलकर उस ड्रैगन फॉर्मेशन को बनाया होता है वो सारे सोल्जर्स भी जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उन सभी के गिरने के बाद मिंग अपनी फायर को रिलीज करते हुए उन सभी को जला देता है और वो सभी लोग जलकर खाक हो जाते हैं। जबकि अभी भी काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पर दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर नहीं टिक सकते, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। ये कोई इंसान नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। हम तो यहाँ पर जिमिंग को मारने के लिए आए थे ताकि उसके बैंक के ऊपर कब्जा किया जा सके, लेकिन इसकी पावर तो मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल में भी बहुत ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर सभी की पावर लेवल सुप्रेस हुई है, लेकिन इस लड़के की पावर हमसे बहुत ज्यादा है। और सभी के सभी जल्दी से अपने टोकन्स को यूज करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर एपिसोड 343 का एंड हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइट ज्यादा थी, इसी वजह से एक्सप्लेनिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। ये एपिसोड काफी ज्यादा छोटी रह गई है। एपिसोड 343 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 344 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे मिंग को मारने के लिए वर्चुअल वॉइड रॉम के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और मिंग उन सभी को मार रहा होता है। वो वहाँ पर अपनी फायर कार्ड की पावर्स को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करता है। उनमें से काफी सारे डर के वहाँ से भाग जाते हैं कि हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो एक मॉन्स्टर है। बचे कुछ सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के भागने के बाद मिंग अपनी फायर कार्ड की पावर्स को डीएक्टिवेट करता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। मिंग कहता है चलो शुक्र है कि ये सभी लोग खुद ही डर कर भाग गए। अगर ये थोड़ी देर यहाँ पर और रुकते तो मेरा स्टेमिना जवाब दे चुका था, लेकिन मेरा स्टेमिना खत्म हो चुका है। इन सभी की जगह पर मुझे जहाँ से भागना पड़ जाता अगर ये लोग मेरी जगह पर नहीं भागते। जबकि इनविंसिबल स्वर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और मिंग से कहती है बॉस मारना कितना ज्यादा अच्छा लगता है। एक काफी लंबे अरसे के बाद मैं यहाँ पर लोगों की जान ले रही हूँ। बस कुछ और लोग यहाँ पर आ जाए, मैं उनको भी मारना चाहती हूँ। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो सभी के सभी अलग अलग फैमिली से थे। कुछ बड़ी एरिस्टोक्रेट फैमिली से थे और कुछ बड़ी होली लैंड से भी थे। आपने यहाँ पर उन फैमिलीज के बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया है, जिसकी वजह से आपने इन सभी को ऑफेंड किया है। मुझे नहीं लगता कि अब डायनेस्टी में कोई भी ऐसी बड़ी फैमिली बची होगी जिनके लोगों को आपको नहीं न मारा हो और सभी लोग आपकी जान के दुश्मन ना हो। मिंग उसे कहता है बिमिंग तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं वैसे भी अब डायनेस्टी का सन इन लॉ हूँ। डायनेस्टी का सन इन लॉ होने की वजह से ये लोग डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ छुप कर सीक्रेटली मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे वर्चुअल वॉइड रॉम के अंदर ही मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। मिंग अभी वहीं पर बैठा होता है कि उसके सामने काफी सारी लाइट चमकती है। उसके सामने एक टैबलेट आकर उतरता है और उस टैबलेट के ऊपर लिखा होता है ये मिंग तुमने जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा है, इतने सारे लोगों को मारने पर सीक्रेट मिशन कंप्लीट हो गया है। सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करने पर ये मिंग तुम एक टेस्टर बन चुके हो। मिंग मुझे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और बिमिंग से कहता है बिमिंग क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर मैंने सुना है कि इस तरह की वर्चुअल वॉइड रॉम के अंदर कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जहाँ पर आप अगर उन रूल्स को पूरा कर देते हैं, उन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आपको एक टेस्टर बना दिया जाता है। मिंग उसे कहता है एक टेस्टर का क्या मतलब है, क्या मतलब है कि मुझे एक टेस्टर बना दिया गया है, मैं टेस्टर बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ। मिंग उसे कहती है मास्टर मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि एंशिएंट हीवन यानी कि हमारा जो पहला बड़ा कॉन्टिनेंट था उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि टेस्टर बन पाए हैं। इसके अलावा मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं पता। तो मिंग के सामने जो टैबलेट उतरता है उस टैबलेट के अंदर से काफी सारी रोशनी निकलती है और वो रोशनी मिंग को अपने अंदर कवर कर लेती है और उसे कवर करने के बाद एक दूसरी डायमेंशन में ले जाती है। तो मिंग जब अपने सामने देखता है तो वो एक अलग अलग डायमेंशन के अंदर होता है। मिंग कहता है लगता है कि ये मुझे अलग स्पेस के अंदर ले आई है। यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि यहाँ पर वक्त और स्पेस रुक चुका है। तो उसी वक्त मिंग के सामने व्हील ऑफ गॉड अपीयर होती है और उसे कहती है मैं पुरानी हीवन की व्हील ऑफ गॉड का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ। जी मिंग तुम एक नए टेस्टर हो, मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करता हूँ। मिंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है क्या हीवन के पास अपनी व्हील की पावर थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसके सामने जो गॉड की व्हील अपीयर होती है वो उसे कहता है हीवन एक बहुत बड़ी कोर वर्ल्ड है, इसी वजह से हीवन के पास भी अपनी व्हील ऑफ गॉड है। तो मिंग हैरान होकर उसे कहता है लेकिन ये कोर वर्ल्ड जिसकी तुम बात कर रहे हो क्या वो हमारे टियानजो एम्पायर के ऊपर तो नहीं है। गॉड उसे कहता है जिसको तुम कोर वर्ल्ड कह रहे हो वो कोई आम सी चीज नहीं है। हमारी छोटी दुनिया जैसे कि तुम्हारा टियानजो लैंड है, तुम्हारा ये कॉन्टिनेंट और इसके अलावा बाकी की जितनी भी छोटी दुनियाएं हैं और बड़ी दुनियाएं हैं ये सारी की सारी आपस में मिली हुई है। कभी ये एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करती थी। मिंग उसे कहता है लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और एक टेस्टर का क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पर एक टेस्टर बना दिया गया है। हीवन की गॉड व्हील उसे कहती है टेस्टर का मतलब यह है कि तुम इस टेस्ट को देने के लिए क्वालिफाइड हो। हम लोग यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। अगर तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया तो तुम ह्यूमन रेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाओगे। लेकिन ये वाला टेस्ट काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। इसकी 5 स्टेजेस हैं, जो कि तुम्हारी पहली स्टेज मार्शल आर्ट्स के गुरु से स्टार्ट होती है और मार्शल आर्ट्स गॉड तक जाती है। मिंग उसे कहता है तो अगर इस टेस्ट के स्टार्ट होने के बाद मैं इस टेस्ट को बीच में छोड़ना चाहूँ तो क्या मैं इस टेस्ट को छोड़ सकता हूँ। अडविल उसे कहती है हाँ तुम अपनी मर्जी से इस टेस्ट को दे सकते हो और टेस्ट छोड़कर भी जा सकते हो। उसके बाद तुम जब चाहे दोबारा से इस टेस्ट को देने के लिए आ सकते हो। मिंग गॉडविल से एक और सवाल पूछता है। मिंग उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं ह्यूमन रेस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनूं। मुझसे पहले भी तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे टेस्टर्स होंगे जिन्होंने इस टेस्ट को दिया होगा, क्या उनमें से कोई इंसानी रेस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बना या नहीं। गॉडविल उसे कहती है हाँ तुमसे पहले भी कुछ टेस्टर्स यहाँ पर आए थे। सभी लोग टेस्ट को पास करने के बाद मार्शल आर्ट्स के गार्ड तो बन गए, लेकिन वो सभी लोग अपनी मार्शल आर्ट्स को कायम नहीं रख पाए। बहुत ही जल्दी वो सभी गिर गए। यहाँ पर इस ट्रायल का मकसद एक और भी है। इस ट्रायल को पास करने के बाद तुम्हारे पास एक मिशन होगा, तुम्हें उस मिशन को पूरा करना है। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर जाते हो तो उसके बाद तुम ह्यूमन रेस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाओगे और तुम्हारा मिशन ये होगा कि तुम्हें इस सारी सिविलाइजेशन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होगा और इस सिविलाइजेशन को तबाह होने से बचाना होगा। मिंग उसे कहता है जहाँ तक मुझे याद है इस तरह की कुछ सिविलाइजेशन के बारे में मैं जानता
हूँ एक इमोर्टल्स की सिविलाइजेशन थी। इसके अलावा बुद्धिज्म, टाओइज्म और विचक्राफ्ट की सिविलाइजेशन ये सभी की सभी इंसानों ने बनाई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इस वक्त मैं जिस सिविलाइजेशन से हूँ वो मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन कहलाती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो कि तुम्हारे इस टेस्ट को देने के लिए क्वालिफाइड हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस टेस्ट को देने के लिए क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि मेरा तो अभी तक मार्शल आर्ट्स का राम भी गुरु लेवल है, इसलिए मैं इस सब का बोझ नहीं उठा सकता। गार्ड वेलू से कहता है हजारों साल गुजर चुके हैं और पिछले हजारों सालों में बहुत ही कम ऐसे लोग थे। इन लोगों को ये मौका मिला एक टेस्टर बनने का, और इस बार ये मौका तुम्हें मिला है। तुम इस टेस्ट को देने के लिए क्वालिफाइड हो, इसलिए तुम्हें ये बोझ उठाना पड़ेगा। तुम एक इंसान हो जो कि सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हो, लेकिन फिर भी तुम इस बोझ को उठाना नहीं चाहते और इस सिविलाइजेशन को बचाना नहीं चाहते। तो तुम ही ऐसा करोगे तो फिर तुम लोगों को बचाएगा कौन? तुम्हारी सिविलाइजेशन तो तबाह हो जाएगी, फॉरेन रेसेस तुम्हें तबाह कर देंगी। साथ ही गार्ड वेलू से कहानी सुनाता है। वो उसे कहता है शुरुआत में ये सारे के सारी बड़ी दुनियाएं आपस में मिलकर सिर्फ एक ही बड़ी दुनिया बनाती थी, जिसके ऊपर इंसानों का राज हुआ करता था। और ये बड़ी दुनिया छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में चेंज हो गई, छोटी छोटी दुनियाओं में चेंज हुई। इस सब की वजह भी इंसान ही बने। इंसानों के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। उन लोगों को अपने आप को सर्वाइव करवाना था, क्योंकि इंसान उस वक्त कमजोर हो गए थे। इसी वजह से इंसानों ने यहाँ पर अपनी बड़ी दुनिया को तबाह कर दिया और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मिंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और गार्डवेल से कहता है क्या तुम मुझे शुरू से बता सकते हो क्या आखिर इंसानों ने एक बड़ी दुनिया को तबाह क्यों किया और एक छोटी छोटी दुनियाएं क्यों बना दी? गार्डवेल उसे कहती है शुरुआत में जब ये पूरे का पूरा एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, तब यहाँ पर ह्यूमन रेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेस हुआ करती थी और इंसानों में बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट, बुद्धिज्म और विचक्राफ्ट के लोग थे। हालांकि उस वक्त इंसानी रेस बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन फिर भी क्योंकि 10,000 रेसेस में से इंसानी रेस सबसे ज्यादा कमजोर भी थी। अब फिर तुम इसे ऐसा कह सकते हो कि मिडिल लेवल की रेस थी। ह्यूमन रेस के अलावा बाकी की जितनी भी पावरफुल रेसेस थी उन सभी को अच्छी तरह से पता था कि इंसान उनसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसानों से बहुत ज्यादा डरते थे कि उन्हें पता था कि इंसानों की पोटेंशियल लिमिटलेस है और फ्यूचर में ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और उनकी रेसेस के लिए खतरा बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंसानी रेस तो सिर्फ एक थी, लेकिन इंसानों ने बहुत सारी सिविलाइजेशन बना रखी थी। इनमें बुद्धिज्म, टाओइज्म, विचक्राफ्ट, साथ में इमोर्टल्स थे। ये सभी लोग सिविलाइजेशन थी और तुम्हारी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन जो इस वक्त ह्यूमन रेस में सबसे ज्यादा कमजोर सिविलाइजेशन मानी जाती है। तो ये सभी लोग अपने अपने लेवल पर काफी ज्यादा तरक्की कर रहे थे। कुछ फॉरेन रेसेस ऐसी थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन वो इंसानों की बढ़ती हुई पोटेंशियल को देखकर घबरा गए और उन्होंने सोचा कि हम लोग इंसानों को अभी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सभी इंसानों को मार डालते हैं ताकि फ्यूचर के खतरे से निपटा जा सके। जब उन फॉरेन रेसेस ने इंसानों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया तो इंसानों के अंदर जो पावरफुल लोग थे उन सभी को पता चल गया कि बहुत ही जल्दी उनके सर के ऊपर भी ये खतरा मंडलाएगा। उन्हें फॉरेन रेसेस से अपने आप को बचाना पड़ेगा, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इन फॉरेन रेसेस का मुकाबला कर सके। तो उस वक्त इंसानी रेस में एक बहुत ही पावरफुल मास्टर था जिसने अपनी लाइफ का बलिदान देते हुए बहुत ही बड़े डिवाइन आर्टिफैक्ट को यूज कर दिया। जैसे उसने उस बड़े से आर्टिफैक्ट को यूज किया, उस आर्टिफैक्ट की वजह से एक बड़ा कॉन्टिनेंट जो कि पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था उसके हजारों टुकड़े हो गए। ये हजारों टुकड़े छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में चेंज हो गए, छोटी छोटी दुनियाएं बन गई। और इन सारी छोटी दुनियाओं में से तुम्हारा टियानजान वर्ल्ड भी एक है। इन सारी छोटी दुनियाओं के ऊपर इंसान थे। उसे लगा कि अगर हम लोग एक बड़ी दुनिया को छोटी दुनियाओं में तकसीम कर देंगे, इंसानों के सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं और इस तरह वो फॉरेन रेसेस से बचे रहेंगे और उनमें से कुछ तो आगे बढ़कर अपनी सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फ्यूचर में इन फॉरेन रेसेस का मुकाबला कर सकते हैं। मिंग उसे कहता है अब जबकि तुमने कहा कि एक बड़ी दुनिया जो है वो छोटी छोटी दुनियाओं में तकसीम हो चुकी है और इंसान अपनी अपनी सिविलाइजेशन में रहते हुए अपनी बड़ी दुनिया में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, फॉरेन रेसेस हमारे ऊपर अटैक करके हमें मार सकती हैं। गार्डवेल उसे कहती है शायद तुमने कभी इस बात को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। जब उस पावरफुल बंदे ने उस आर्टिफैक्ट को यूज किया और एक बड़ी दुनिया को छोटी छोटी दुनियाओं में तकसीम कर दिया, उसके पास इसकी कोर वहीं पर है और आसपास जितनी भी छोटी दुनियाएं हैं सारी की सारी दोबारा से उसकी तरफ खींचती जा रही हैं और कुछ हजार साल के बाद, तकरीबन 10,000 साल के बाद, ये सारी की सारी आसपास की छोटी दुनियाएं मिलकर दोबारा से वही एक कॉन्टिनेंट बना देंगी जिसको पहले डिस्ट्रॉय किया गया था। तो उस बड़ी दुनिया का नाम एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट था और एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट एक बार दोबारा से इस दुनिया में अपीयर होगा और जब ये सारी की सारी दुनियाएं फिर से मिलकर एक एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट बना देंगी तो वो पावरफुल रेसेस जिन्होंने पहली जगह पर इंसानों के ऊपर अटैक किया था वो दोबारा से इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगी। क्योंकि सारी दुनियाएं मिलकर एक ही दुनिया बना देंगी तो सारे इंसान एक ही जगह पर होंगे, तो उन सभी के लिए इंसानों को खत्म करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट के अपीयर होने तक अगर इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो सारे के सारे इंसान फॉरेन रेसेस के हाथों मारे जाएंगे। मिंग गॉडविल की बात सुनने के बाद उसे कहता है आखिर वो फॉरेन रेसेस कितनी ज्यादा पावरफुल है जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो? क्या वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हमारी पावरफुल सिविलाइजेशन जैसे कि बुद्धिज्म और इमोर्टल सिविलाइजेशन है वो भी उन पावरफुल रेसेस के सामने नहीं टिक सकती? तो यहीं पर हमारी एपिसोड 344 का एंड हो जाता है। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड
एपिसोड 345 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को टेस्टर बनने का मौका मिलता है, जहाँ पर ह्यूमन की गॉड विल उसे सब कुछ बताती है एक टेस्टर के बारे में, एक टेस्टर बन के वो क्या कर सकता है। और बहुत ही जल्दी सारी दुनियाएं मिलकर एक एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट बनाने वाली है और बाकी की जितनी पावरफुल रेसेस हैं वो इंसानों को मार डालेंगी। इसलिए इंसानों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जहाँ पर एक इंसान एक पावरफुल मार्शल गार्ड बन सकता है और सभी इंसानों को लीड कर सकता है और इंसानों को बचा सकता है। मिंग गॉड विल की बातें सुनने के बाद उसे कहता है आखिर वो दूसरी पावरफुल रेसेस कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्या वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। इंसानी किंगडम में जो सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन है जैसे कि बुद्धिज्म और डाओइज्म, वो इतनी ज्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन है, क्या वो भी इन पावरफुल रेसेस के सामने नहीं टिक सकती। गॉड विल उसे कहती है हाँ तुम्हारे इंसानों के पास अभी तक जितनी भी पावरफुल सिविलाइजेशन है वो सारी की सारी उनके सामने नहीं टिक सकती, क्योंकि उन सारी फॉरेन रेसेस ने मिलकर एक सुपर सिविलाइजेशन बनाई है। और एक सुपर सिविलाइजेशन बनाने के बाद उन्होंने अपना एक मेन गार्ड बना लिया है। उनके पास जो मेन गार्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मिंग हैरान होकर गॉड विल से कहता है मुझे मेन गार्ड के बारे में बताओ, आखिर जो मेन गार्ड क्या है और ये कैसे बनता है। तो गॉड विल उसे मेन गार्ड के बारे में बताता है। वो उसे कहता है फॉरेन रेसेस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, वो सारी फॉरेन रेसेस आपस में मिलकर एक सुपर सिविलाइजेशन बनाती है और उन सारी फॉरेन रेसेस के पास अपनी अपनी गार्ड विल है। उन सभी के गार्ड विल मिलकर एक मेन गार्ड बनाती है। तुम ऐसे कह सकते हो कि सारी गार्ड विल्स को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल गार्ड को बनाया गया है। वो मेन गार्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो प्रोविडेंस को कंट्रोल कर सकता है। मेन गार्ड काउंटलेस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है और उसके पास सुप्रीम विजडम है। तो एक ऐसी फॉरेन रेस जिसके पास एक मेन गार्ड होगा वो इनविंसिबल होगी, उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसका मेन गार्ड इतना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी सारी रेसेस के पास जितने भी गार्ड विल हैं वो उसके सामने नहीं टिक सकती। यहाँ तक कि कुछ मेन गार्ड इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अपनी सोच को दूसरी आसपास की जितनी भी बड़ी दुनियाएं हैं उन सभी में फैला सकते हैं और वहाँ की जो ह्यूमन विल है उस सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा मिंग ये सारी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिंग हैरान होकर गॉड विल से कहता है तो तुम्हारे यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है कि मुझे एक टेस्टर बनाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग मुझे एक टेस्टर बनाकर मैं इस टेस्ट में पास हो जाता हूँ तो तुम लोग मुझे एक मेन गार्ड बनाना चाहते हो। गॉड विल उसे कहती है हाँ हमारा मकसद तो यही है, हम लोग पिछले कई हजार साल से इसकी कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे टेस्टर्स थे लेकिन हमारा जो मिशन फेल हो गया, हम लोग अभी तक एक मेन गार्ड नहीं बना पाए। इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें एक नए टेस्टर के तौर पर चूज किया गया है। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड बनने के बाद तुम इंसानों के मेन गार्ड बन सकते हो। उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे पता है कि मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि मैंने अपनी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से बनाया है, लेकिन मुझे डर है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। मैं एक मेन गार्ड कैसे बन सकता हूँ। गार्ड विल से कहती है अगर तुम चाहो तो तुम इस मौके को गिव अप कर सकते हो, लेकिन एक बार तुमने इसको गिव अप कर दिया तो तुम्हें दोबारा ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तुम दोबारा से इस टेस्ट को नहीं दे पाओगे। तो मिंग गॉड विल से कहता है तुमने कहा कि हमारी ये दुनिया पहले एक एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट हुआ करती थी और उसके बाद ये बहुत सारी छोटी दुनियाओं में तकसीम हो गई, हर दुनिया के ऊपर इंसान है, तो क्या बाकी की सारी दुनियाओं में से भी इंसानों के अंदर से टेस्टर्स को चूज किया गया है या नहीं। गॉड विल से कहती है हाँ बाकी की जितनी भी बड़ी दुनियाएं हैं उन सभी में जहाँ पर इंसान है उन सभी में काफी सारे टेस्टर्स को चूज किया गया है। जब ये सारी दुनियाएं आपस में मिलकर दोबारा से एक एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट बना देंगी तो ये सारे के सारे टेस्टर्स दोबारा से इकट्ठे होंगे और आपस में कम्पीट करेंगे। तुम सारे टेस्टर्स आपस में फाइट करोगे, तुम में से जो भी इस फाइट को जीतेगा उसी को मेन गार्ड बनाया जाएगा। मिंग गॉड विल की बात सुनने के बाद उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं एक टेस्टर बनने को तैयार हूँ, मैं इस टेस्ट को दूंगा। तो मिंग सोच रहा होता है अब जबकि इसने कहा कि बाकी की बहुत सारी दुनियाओं में से बहुत सारे टेस्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं और उनसे मैं कम्पीट कर सकता हूँ, तो मैं भी तो देखूँ कि आसपास की दूसरी दुनियाओं के इंसान कैसे हैं, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यहीं पर नेक्स्ट सीन में हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है जब हमारा मिंग वहाँ पर वर्चुअल वॉइड ड्रॉम में था उस वक्त बाहर की दुनिया में एक तहलका मचा हुआ था कि मिंग ने वर्चुअल वॉइड ड्रॉम के अंदर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को मारा था और बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के सेंट्स को मार दिया, जिसकी वजह से जितने भी लोग थे जिन लोगों ने अपने मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स और मार्शल आर्ट्स के सेंट्स को यहाँ पर भेजा था मिंग को मारने के लिए, वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे और वो सोच रहे थे कि अब इसका क्या किया जाए। मिंग ने यहाँ पर इस बैटल में 12 मार्शल आर्ट्स के गार्ड की जान ले ली और इसके साथ ही उसने बहुत सारे 500 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स के सेंट और मार्शल आर्ट्स के गुरुज को मार डाला। मार्शल आर्ट्स का गार्ड किसी भी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल साबित होता है, क्योंकि एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा खर्च होती हैं। मार्शल आर्ट्स के गार्ड पर मरने पर फैमिली या फिर उस सेक्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इसी वजह से बाहर बहुत बड़ी खलबली मची हुई थी। इनको इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त बाहर की दुनिया में बहुत सारी ऐसी बड़ी फैमिलीज थी जो कि मिंग की दुश्मन बन चुकी थी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारा प्रिंसेस का दिखाया जाता है। सेकंड प्रिंसेस जो कि ईस्ट चाइना की तरफ जंग लड़ने के लिए गई होती है, वो अपने कैंप में बैठी होती है। एक सोल्जर उसके पास नोट लेकर आता है। प्रिंसेस उस नोट को पढ़ती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि सिर्फ 2 दिन में इनके काफी सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को जख्मी कर दिया गया, जबकि उनमें से 2 मार्शल आर्ट्स के गार्ड मर चुके हैं। और
ऊपर से सिचुएशन को और ज्यादा बुरा करने के लिए बहुत सारी रीइंफोर्समेंट्स ईस्ट चाइना की फोर्स में जुड़ चुकी हैं। पता नहीं वो सभी लोग कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने वाला जो दुश्मन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। प्रिंसेस के पास उसके जो मंत्री बैठे होते हैं या जनरल्स बैठे होते हैं, वो उसे कहते हैं कमांडर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अरे दुश्मन के पास पता नहीं कहाँ से उनके पास रीइंफोर्समेंट्स आ रही हैं और साथ ही हमारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स और मार्शल आर्ट्स के सेंट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अगर ये सब कुछ ऐसे चलता रहा तो हम लोग इस मौके को गवा देंगे, हम लोग ईस्ट चाइना के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे। प्रिंसेस एल्डर की बात सुनने के बाद उसे कहती है मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है। अच्छा ठीक है, तुम सभी लोग बाहर जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने दो कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। और वो सभी लोग उठकर बाहर चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद प्रिंसेस अपने पास से वो आईना निकालती है और मिंग से कांटेक्ट करती है। वो उसे कहती है मेरे हस्बैंड यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी वापस आ पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर फाइट और ज्यादा लंबी होने वाली है। मुझे लगता है कि किंगडम के अंदर जितनी फोर्सेज हैं जो हमारे बैंक को हथियाना चाहती हैं, इस सब में वो सारे शामिल हैं। मिंग उसे कहता है मिंग उसे कहता है मुझे तो इस बात में जरा भी शक नहीं है। सभी लोग जो कि हमारे बैंक को हथियाना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ किंगलॉन्ग डायनेस्टी में वापस आओ, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी बैक सपोर्ट में हो और तुम्हें हर हाल में मुझे बचाओगी। इसी वजह से वो तुम्हें इस बैटल में ज्यादा लंबे अरसे तक फंसा कर रखना चाहते हैं। प्रिंसेस मिंग से कहती है तुम्हारी बातों से तो लगता है जैसे तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो जल्दी से बताओ तुम क्या करना चाहते हो। मिंग उसे कहता है जब तक ये बैंक हमारे पास रहेगा मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर चैन से जी पाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अपने बैंक को ऑक्शन करना होगा। जितनी जल्दी इस बैंक से छुटकारा मिलेगा उतनी जल्दी ये सभी लोग हमारे बारे में भूल जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, हम पहले इस बैंक से निपट लेते हैं, अपने बैंक को बेच देते हैं। प्रिंसेस उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो पहले हम लोग इस बैंक को ऑक्शन करते हैं। लगता है कि मेरी आर्मी 1-2 दिन तक तो अपने आप को संभाल लेगी, मैं आज रात ही वापस आने की कोशिश करती हूँ और साथ ही मैं बैंक को ऑक्शन करने की खबर को सभी को फैला देती हूँ, ताकि वो लोग जो कि बैंक को खरीदना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर आ जाए और इस ऑक्शन में हिस्सा लें। मिंग से कहती है अकेडमी के बाहर मेरा इंतजार करना। नेक्स्ट सीन में फिर से हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है प्रिंसेस फेंगजी ने अपने कनेक्शंस को यूज करते हुए पूरी डायनेस्टी में इस खबर को फैला दिया कि वो बैंक को ऑक्शन करने वाली है। फेंगजी की ये वाली खबर जैसी पूरी की पूरी डायनेस्टी में फैली, उसी वक्त लोगों ने वहाँ पर अकेडमी के बाहर आना शुरू कर दिया। ऐसी पावरफुल फैमिलीज के लोग वहाँ पर आ रहे थे जिनको पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। 10,000 years ग्रेट रिलीजन, ग्रेट सेक्रेड लैंड्स, गोल्डन फैमिली, रॉयल चिल्ड्रन, यहाँ तक के 4 बड़ी डिवाइन लैंड से भी लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे थे ताकि उन्हें बैंक के डिविडेंड्स मिल सके, वो यहाँ पर बैंक के शेयर्स को खरीद सके। प्रिंसेस फेंगजी ने इस ऑक्शन को अपने स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर रखा ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके, क्योंकि उसके स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर उसकी अपनी गार्ड व्हील है जहाँ पर कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। प्रिंसेस फेंगजी ने सभी लोगों को जो भी इस ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे उन सभी को अपने स्पिरिट वर्ल्ड में बुला लिया। उन लोगों ने वहाँ पर अपने बैंक को ऑक्शन किया। साथ ही उन लोगों ने उन सभी लोगों से पैसा निकलवाने के लिए और ताकि सभी लोगों को बैंक का कुछ शेयर मिल सके, मिंग और फेंगजी ने अपने बैंक के शेयर्स को छोटे छोटे शेयर्स में चेंज कर दिया। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे शेयर्स किए। उनके पास जो 60 शेयर्स थे उन्होंने उन 60% शेयर्स को 600% शेयर्स में चेंज कर दिया कि वहाँ पर जितनी भी फोर्सेज आई हैं उन सभी को कुछ ना कुछ मिल सके। तो फिर चाहे यहाँ पर 4 सेक्रेड लैंड्स हो, यहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग हो या फिर गोल्डन फैमिली के लोग हो, उन सभी ने यहाँ पर अपने लिए एक शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि शेयर्स काफी छोटे हो गए थे। इसी वजह से उनके लिए इन शेयर्स को खरीदना आसान हो गया। इस सब में पूरा 1 दिन लगा। 1 दिन की पूरी मेहनत के बाद और फेंगजी ने अपने 600 शेयर्स को सारी फैमिलीज में बेच दिया और सारी फैमिलीज ने इस बैंक को ऑक्शन में खरीद लिया। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन मिंग और फेंगजी का दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बैठे होते हैं। तो प्रिंसेस मिंग से कहती है ये तो बहुत ही अच्छा रहा कि हमने वहाँ पर अपने सारे शेयर्स को छोटा करके तो ऑक्शन में बेच दिया। सभी फैमिलीज को कुछ ना कुछ शेयर जरूर मिल गए हैं। मिंग से कहता है तुम्हें मैंने यही आइडिया इसीलिए दिया था क्योंकि जितनी भी पावरफुल रेसेस हैं अगर उनमें से किसी को ये बैंक ऑक्शन में नहीं मिलता तो वो फिर भी हमारे ऊपर अटैक करते या फिर वो आपस में फाइट करना शुरू कर देते, क्योंकि हमने उन सारे शेयर्स को यहाँ पर छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी वजह से चाहे कोई पावर छोटी हो या बड़ी हो उन सभी को वहाँ पर शेयर का एक हिस्सा मिल गया है। साथ ही हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा भी मिला है, क्योंकि शेयर्स को ज्यादा हिस्सों में डिवाइड करने की वजह से हम लोग उन सभी से ज्यादा पैसा बटोर सके हैं। तो प्रिंसेस मिंग से कहती है तुमने यहाँ पर मुझे 80 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स दिए हैं, कि बाकी के सारे मार्शल गार्ड कॉइन्स तुमने अपने लिए रखे हैं। मुझे ये बताओ कि तुम अपने वाले पैसे से क्या करने वाले हो, क्या मैं तुम्हें सिखाऊं कि तुम्हें वो पैसा कैसे खर्च करना है। मिंग से कहता है नहीं, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपना पैसा कैसे खर्च करना है। मैं उस सारे पैसे को यूज करते हुए अपने मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल को ह्यूमनली पोजीशन के साथ चेंज करने वाला हूँ कि मैं अपनी कल्टीवेशन को ह्यूमन लेवल तक बढ़ा सकूं। उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम वाकई में ह्यूमनली पोजीशन के लिए ट्राई करने वाले हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने ह्यूमनली पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहा था, तब मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इसी वजह से मुझे स्टेटस पोजीशन के साथ ही गुजारा करना पड़ा। साथ ही प्रिंसेस अपनी रिंग निकालती है और उसे कहती है तुमने मुझे जो 80 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स दिए हैं उनमें से 10 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स मैं अपने लिए रख लेती हूँ
सकती हूँ, जबकि बाकी के 70 मार्शल गार्ड कॉइन्स तुम अपने लिए रख लो। मुझे पता है कि हीम वाली पोजीशन को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास जो ट्रिलियन गार्ड कॉइन्स है वो काफी नहीं है, तुम्हें इन सब की भी जरूरत पड़ेगी। उसे कहता है तो तुम्हारे कर्जे का क्या होगा? अगर तुम ये सारा पैसा मुझे दे दोगी तो तुम अपना कर्जा कैसे उतारोगी? हमने बैंक को इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने कर्जे को उतार सको। वेंग्सी अपनी रिंग को मिंग के पास रख देती है और उसे कहती है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना सारा कर्जा खुद ही उतार सकती हूँ। फिलहाल के लिए इन सारे मार्शल गार्ड कॉइन्स की तुम्हें जरूरत है। अब जबकि कोई भी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा क्योंकि हमने बैंक को बेच दिया है, तो मैं बहुत ही जल्दी ईस्ट चाइना की उस जंग को जीत लूंगी और वहाँ पर से मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और उन सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैं अपना कर्जा उतार सकती हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड के मकसद बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो हीम वाली पोजीशन को हासिल करना चाहता है। चाहती हूँ कि तुम हीम वाली पोजीशन को हासिल करो और इस सब में मैं तुम्हारी पूरी सपोर्ट करूंगी। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ और तुम्हें सपोर्ट करूँ। मिंग उसके हाथ से वो रिंग ले लेता है और साथ ही वो सोच रहा होता है ये तो मेरी बहुत ही अच्छी किस्मत है कि मुझे फेंगजी जैसी वाइफ मिली है। फिर साथ ही मिंग यहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से अपनी लैंसू को याद करता है। मिंग कहता है अगर मेरी जिंदगी में लैंसू नहीं होती तो फिर मैं प्रिंसेस फेंगजी के बारे में सोच सकता था, लेकिन अब जबकि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लैंसू है, चाहे प्रिंसेस फेंगजी मेरे साथ कितना ही अच्छा बर्ताव क्यों ना कर ले, हम दोनों यहाँ पर सिर्फ फेक शादीशुदा कपल ही रहेंगे, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और यहीं पर हमारी एपिसोड 345 का एंड हो जाता है।